नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के दायरे हमने कल पढ़ा था। शीत युद्ध के परिणाम पढ़े हमने कल। हमने पढ़ा उसमें कि वही गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म भी हुआ, दो ध्रुवीय विश्व हुआ, अनेकों चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे। देखिए क्या है इसमें। विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, कई युद्ध हुए और युद्धों की संभावना भी रही, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। हालांकि भाई ऐसे छोटे मोटे युद्ध जरूर हुए, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। छोटे मोटे युद्ध हुए लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, बर्लिन की नाकेबंदी की थी, सोवियत संघ द्वारा की गई थी ये 1948 से 49 तक। किसने की थी बर्लिन की नाकेबंदी? सोवियत संघ के द्वारा। बर्लिन की दीवार का खड़ा होना, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। और भी कई अन्य चीज़ें थी, जैसे कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, वो भी एक शीत युद्ध का दायरा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने आप को अलग रखना। देखिए शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। कोई सोवियत खेमे में शामिल हो रहा था तो कोई अमेरिका के खेमे में शामिल हो रहा था। लेकिन गुट निरपेक्षता क्या था, ना तो सोवियत खेमे में था ये और ना ही अमेरिका के खेमे में। इसने क्या की, गुट निरपेक्षता ने क्या किया, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई। ठीक है, यानी इसने क्या किया, अपने आप को दोनों ही गुटों से क्या रखा, इसने अलग रखा। वही होता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। देखो इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। उसका मकसद था कि भाई जो दोनों महाशक्तियाँ है उसमें जितने भी देश शामिल हो रहे हैं उनको रोकना और उनको अपने में शामिल करना था। क्या कर सके, उनका उद्धार कर सके एक तरीके से। अगर देखिए जो मान लो उस समय नए नए देश स्वतंत्र होते, अगर वो उसमें शामिल हो जाएंगे किसी महाशक्ति में, तो एक तरीके से क्या होगा, वो अपने जो फैसले हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाएगा। यानी जो महाशक्ति है उसके दबाव में रहकर उसको काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विश्व शांति। ठीक है, और इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं रखता था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। यानी कि जो गुट निरपेक्ष में शामिल देश थे मतलब उनका ये नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूरी बना लेंगे, नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या करते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। आज क्या है कि थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं निकल रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, इससे ये पढ़ने से पहले देखो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना सन 1956 में यूगोस्लोविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये यूगोस्लोविया के कौन है, राष्ट्रपति है जोसेफ ब्रोज टिटो, और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की। ठीक है, 1956 में क्या किया, इन तीनों नेताओं ने क्या की, एक सफल बैठक की। इसके बाद में क्या हुआ, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका जन्म हुआ। इससे पहले भी ये तीनों नेता जो है वो बांडुंग सम्मेलन में मिल चुके थे। ठीक है, 1955 में, याद रखना। आगे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। ठीक है, देखो नेता और देश, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन उसके संस्थापक नेता कौन कौन थे। फर्स्ट पे आता जोसेफ ब्रोज टिटो, जो किस देश के थे, यूगोस्लोविया के। जवाहरलाल नेहरू वो अपने भारत के थे। गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के थे। और सुकुर्नो ये इंडोनेशिया के थे। और वामे एनक्रुमा ये कौन थे, घाना के थे। ठीक है,
जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसकी नींव सुकर्णो ने डाली थी। ठीक है, जो सुकर्णो है और वामे एनक्रोमा है, सॉरी जो वामे एनक्रोमा है, उन्होंने ही इनकी नींव डाली थी। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ये 1961 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में। और उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे? ओनली फॉर 25। 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ जिसमें कितने सदस्य देश थे? 25 देश। फिर इसका 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ 2006 में। कहाँ पर? क्यूबा हवाना में। उस समय इसमें 166 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। कब? 2006 में, 14वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ 2016 में वेनेजुएला में। ठीक है, इसमें इस समय 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को लाभ। भाई गुटनिरपेक्ष को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, देखो क्या लाभ हुआ। फर्स्ट कि भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सकता था या फिर ले पाया स्वतंत्र रूप से, जिससे क्या हो? भारत को लाभ हो, ना कि किसी महाशक्ति को। देखो गुटनिरपेक्ष को अपना भारत को पहला लाभ तो ये हुआ कि वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सकता था जिससे सिर्फ भारत को लाभ हो, ना कि किसी महाशक्ति को लाभ हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था और ना दबाव बना सकता था। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई महाशक्ति है, वो भारत के ऊपर दबाव डाल रही है कि भाई तुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो उस समय में क्या कर सकता था? वो दूसरी महाशक्ति के पास जा सकता था और वो दूसरी महाशक्ति उसको मदद जरूर करती। ठीक है, ये दो फायदे थे, जो दो लाभ थे भारत को गुटनिरपेक्षता को अपना कर, ये दो लाभ हुए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। देखो कई ऐसे देश थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या की, जो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उसकी आलोचना की। कैसे की? आलोचकों ने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है क्योंकि भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है और भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत ने 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी। कहने का मतलब यह है कि भाई जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता था कि भाई क्या ना सबसे अलग होना, लेकिन आलोचक जो थे उन्होंने कहा कि जो भारत ने जो है 1971 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी मदद ली थी? सोवियत संघ की। तो क्या है, कई लोगों ने सोच लिया था कि भाई जो भारत है वो किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ भारत ने क्या ली थी? सोवियत संघ से मदद ली थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ ने तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी और सोवियत संघ जो है हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ क्या है? हमारा शुरू से बहुत अच्छा दोस्त है, उसने हर चीज़ में हर तरफ से हमारी मदद की है। जब अमेरिका ने हमें हथियार देने से मना कर दिया था तो सोवियत संघ ऐसा देश था जिसने हमें हथियार दिए थे। ठीक है, याद रखना। आगे पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। देखो पृथकवाद का अर्थ होता है कि भाई अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उनसे काट के रखना, यानी उनसे दूरी बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, तो देखो पहले आप हेडिंग समझ लो क्या है कि गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। देखो न तो पृथकवाद है ये, ना ही तटस्थता। कुछ लोग समझ रहे थे कि ये दोनों है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो गुटनिरपेक्ष पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। देखो पृथकवाद का अर्थ क्या होता है कि भाई सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखना, अपने ही देश से मतलब अपने ही देश से प्यार करना, और कोई दूसरा देश है क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है उन सबसे दूरी बनाए रखना। ठीक है, ऐसा किसने किया था? ऐसा अमेरिका ने किया था 1789 से 1914 तक, यानी जब तक प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले तक 1789 से 1914 तक के क्या था? अमेरिका वर्ल्ड से या फिर दुनिया से अलग था। ठीक है, तो उसने जो अमेरिका उसने 1789 से 1914 तक किसको अपनाया? पृथकवाद को अपना के रखा था। और भारत ने देखो आगे देखो, भारत ने ऐसा नहीं किया।
गुट निरपेक्षता को अपनाया। देखो भारत ने गुट निरपेक्षता को तो अपनाया, लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। क्यों? क्योंकि पृथकवाद की नीति है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उनसे अलग रखना, लेकिन भारत ने सिर्फ गुट निरपेक्षता को अपनाया है, ना कि पृथकवाद को। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद भी करता था। देखो भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है कि भाई जो अगर कोई इसकी मदद करता है तो ये दूसरे की मदद भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथास्तया, इसका अर्थ क्या होता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तथास्तया का धर्म निभाना नहीं है। तथास्तया को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना। यानी कि मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है तो तथास्तया का अर्थ क्या होता है? युद्ध में शामिल नहीं। सिंपल सी बात है कि तथास्तया का अर्थ होता है युद्ध में शामिल नहीं होना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। देखो ये जो देश होते हैं तथास्तया वाले, वो क्या करते हैं, वो अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो वो ना तो उसके सही में बोलेंगे ना गलत में, वो किसी का पक्ष नहीं, भाई ऐसे नहीं बोलेंगे वो कि भाई ये सही है या गलत है। यानी वो ना तो सही का पक्ष लेते हैं ना ही गलत का पक्ष लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं होते, उनका क्या मतलब। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने तथास्तया को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष है हमारा, इसने क्या किया, इसने इसको नहीं अपनाया। किसको? तथास्तया को इसने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि जो भारत है, जब उस शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में मुठभेड़ होती थी तो ये दोनों को ही समझाने का प्रयास करता था, उनके बीच में जो दुश्मनी है उसको कम करने का प्रयास करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। देखो उस समय जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, ठीक है, उसमें जितने भी देश शामिल थे उस समय उन सभी देशों को अल्प विकसित देश माना गया। ठीक है, और इनके सामने चुनौतियां भी आ गई थी। फिर भाई ये था कि जो ये देश थे, जो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे, वो गरीब थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है कि यह देश गरीब देश थे, इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। जो अल्प विकसित देश है उनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी? अपनी जनता को गरीबी से मुक्त करना, गरीबी से आज़ादी दिलाना, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। देखो इनके सामने दूसरी जो चुनौती वो क्या थी? अपना आर्थिक विकास करना, देश का आर्थिक विकास करना भी क्या थी? इनके सामने दूसरी चुनौती थी। किनके सामने? अल्प विकसित देशों के सामने, जो कि गुटनिरपेक्ष में शामिल थे। 1972 ऐसे में देश उपनिवेश यानी गुलाम भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। ठीक है, इसका जन्म, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष देशों की जो गरीबी है और जो आर्थिक विकास है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए क्या हुआ? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ ने व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट आई। ठीक है, इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, क्या कहा गया देख लेते हैं, कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्प विकसित देश है उनके जो अपने खुद के प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर उन्हीं का अधिकार होगा, और वो उन जो संसाधन है उन संसाधनों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपने तरीके से वो कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा है अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, और यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। यानी जो अल्प विकसित देश है उनकी जो पहुंच है, यानी वो जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है वहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं, है ना। ठीक है, वहाँ पर ले जाके, क्योंकि अगर वो वहाँ पर अपना सामान बेचेंगे तो उनको दाम ज़्यादा मिलेंगे, तो उससे भी उनका क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। तीसरा है कि पश्चिमी देश से यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गया। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत भी कम होगी। यानी कि जो अल्प विकसित देश है वो वहाँ से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं तो उनकी जो लागत है सिर्फ अल्प विकसित देशों के लिए क्या होगी? उनकी लागत कम कर दी जाएगी। यानी उनको ज़्यादा महंगी जो है टेक्नोलॉजी बेचनी जाएगी, उनके लिए सस्ते दामों पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी।
चौथा है अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें भी इनकी होगी। ठीक है, अल्प विकसित देशों की भूमिका कहाँ पर रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका चैप्टर आज खत्म हो चुका है। ठीक है, और कल हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, वो है, उस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। धन्यवाद, जय हिंद।